मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट ही हासिल हो सके। खड़गे की जीत पर शशि थरूर ने उन्हें बधाई दी। खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के ताज के साथ साथ कड़ी चुनौतियों से भी निपटना होगा। बिखरती पार्टी को फिर से समेटना, पार्टी में गुटबाजी खत्म करना, असंतुष्ट खेमे को फिर से जोड़ना, हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरना, और इन सब के बीच अगले महीने ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। दोनों ही जगह पार्टी पिछला चुनाव हार चुकी है। 2024 लोकसभा से पहले करीब 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पार्टी 1-2 राज्यों को छोड़कर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव, जहां पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कमजोर है। हर चुनाव के साथ जनाधार कम हो रहा है। पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में मोदी को टक्कर देने के लिए खड़गे की रणनीति क्या होगी? कैसे कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे खड़गे? आने वाले चुनाव में छाप छोड़ेंगे खड़गे, या फिर 10 जनपद के रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे खड़गे? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज खड़गे की जीत के ऐलान के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंची। बुके देकर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने की बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी के दावे के बाद से ही कयास लग रहे थे कि उनका जीतना तय है, क्योंकि उन पर गांधी परिवार का आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है, नतीजा आ गया है। पहले इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम था, हालांकि उन्हें अब कोई मलाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस फैसले से कांग्रेस खुश है, सोनिया गांधी खुश हैं। खड़गे साहब का बनना जो है, खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ऐसे अनुभव के धनी के व्यक्ति को मौका मिला काम करने का। गरीब पक्ष से भी हैं, पूरे देश के काम को करने में बहुत उत्साह है। जम के काम होगा। इधर राहुल गांधी यात्रा चल रही है, शानदार प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं देशवासियों को। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सद्भावना से रहो, कोई इंसान नहीं हो। और महंगाई बेरोजगार का मुद्दा अलग है। ऐसे माहौल में देश चल रहा है। चुनौती स्वीकार की राहुल जी ने, कारवाई चल पड़ा है। इधर माहौल देखो चुनाव का। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन को साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स थी, ये उन्हें महसूस किया। आपको कांग्रेस सोनिया गांधी से ज्यादा वक्त सोनिया जी ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज क्या बोला मैडम? आ गया। तो आपने गहलोत को सुना। आजकल राजस्थान में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अक्सर बयानबाजी की खबरें आपने देखी ही हैं। क्या खड़गे इस टसल को खत्म कर देंगे? गहलोत के बाद पायलट ने भी उनके अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया। मतदान हुआ 17 तारीख को और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। खड़गे ने कांग्रेस पार्टी को आज एक बड़ा इतिहास बदल दिया, लेकिन उन पर रबड़ स्टैंप का आरोप आज भी लग रहा है। बात तो यह भी हो रही है कि चुनाव में हेरफेर हुआ है। आज राहुल गांधी से जब कांग्रेस में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल हुए तो उन्होंने इसका खुलकर जवाब दिया। I've worked with Mistry ji. Mistry ji is absolutely straightforward, solid person.
whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the Election Commission, and the Election Commission will take a decision on whether there were irregularities or not. What I'd like to reiterate is the Congress Party has an institutional framework to do this, and we are very, very capable of doing this. And we are the only party that has such a framework. असल में शशि थरूर के कैंपेन समर्थक सलमान सोच की नाराजगी का मुद्दा आज हेडलाइंस बन गया। सलमान सोच ने तो मीडिया के सामने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए, लेकिन यह भी कहा कि कुछ देखा उसके बारे में मधुसूदन मिस्त्री को बता दिया। वहीं खड़गे कैंप का कहना था कि चुनाव पूरी तरह साफ सुथरे हुए हैं। मैंने तो वर्ड शिकायत तो यूज नहीं किया, मैंने तो कहा कि हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इज नॉट नेसेसरली शिकायत, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ लव लेटर। पर सर, थरूर साहब पूरे कैंपेनिंग के दौरान तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि प्रपोजर्स पर दबाव जो है वो बना। थरूर साहब ने आरोप की बात नहीं है। हमने जो कुछ देखा वो हमने मधुसूदन मिस्त्री जी की नोटिस में लाया, क्योंकि वही प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस तो यही है कि हम उनकी नोटिस में ला सकते हैं, और जो भी लाना था हमने उनकी नोटिस में लाया। देयर इज डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट, यू कैन आस्क मिस्त्री जी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार के आशीर्वाद ने खड़गे को कांग्रेस पद का अध्यक्ष बनाया? अध्यक्ष के चुनाव में थरूर कैंप ने सवाल क्यों उठाए? सवाल यह भी है कि क्या उनके जरिए अब रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चलेगी? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या खड़गे अपने अनुभव और काम से रबड़ स्टैंप का दाग मिटा देंगे? इन सब सवालों पर आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। हालांकि तकरीबन 2 दशकों बाद ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस में कोई नॉन गांधी के हाथ में कमान सौंपी गई है, और ये कमान मिली है मल्लिका अर्जुन खड़गे को। वो अब कांग्रेस के नए बॉस होंगे, लेकिन तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्या रिमोट कंट्रोल से अब कांग्रेस चलने वाली है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद बीजेपी, हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप लोग तो कहते रह गए कि हो ही नहीं सकता कि कोई नॉन गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, लेकिन देखिए चुनाव भी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे जीत भी गए, और तैयारी अब उनकी हिमाचल और गुजरात में आपको चुनौती देने की है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी के बीच में प्रायोजित प्रदर्शनी का मल्ल युद्ध, यानी जिसको सामान्य भाषा में नूरा कुश्ती कहते हैं, वह संपन्न हो गया। और जो पहले से तय था, इवन एक कांग्रेस नेता ने तो बोल भी दिया था 90% वोट मिलेंगे, इतना सटीक चुनावी विश्लेषण तो आज तक किसी का नहीं हुआ होगा, तो वो पूर्ण हो गया। परंतु यह कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है। आज कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई है, गांधी परिवार प्रत्यक्ष हाथ में रखे या परोक्ष हाथ में रखे, प्रत्यक्ष हाथ में रखकर पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 बार, क्या एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि 100 से कम सीटें मिली हों, वो आ गए हैं। अब थरूर जी आते या खड़गे जी आते, एक वो हिंदी का दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, और रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो इसलिए वो जिसको भी लाना हो लाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब तक अपनी नीति और अपनी अप्रोच में कोई चेंज नहीं लाती है, तब तक चेहरे बदलने से, यानी मुखौटा बदलने से चेहरा नहीं बदल सकता है। चेहरे के अंदर वास्तविकता में कोई बदलाव लाना पड़ेगा। राधिका खेड़ा जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि देखिए मुखौटा बदलने से चेहरा नहीं बदल जाया करता, और ये तो प्रायोजित मुकाबला था और उसी के अनुरूप जो है परिणाम आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ही कहा जा रहा था कि वो जीतेंगे और जीत भी गए। देखिए, कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो देश में भी चुनाव होता है, सब जगह सबको पता होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जनता के पता ही चल जाता है। लोग अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं, लेकिन चुनाव तो हुआ सुधांशु जी, ये बात आप भी देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश स्तर पे चुनाव हुआ, सबने वोट दिया, कितने वोट पड़े, ये पूरी मीडिया के सामने था। मुझे आज अगर सुधांशु जी ये बता दें, इनके जो अध्यक्ष साहब हैं नड्डा जी,
वो किसके हाथ के कठपुतली हैं? कितने वोट मिले? कौन उनके खिलाफ लड़ा? क्या आपको पर्चा भरने का मौका मिला सुधांशु जी? मैं मानती हूँ आप उनसे ज्यादा बड़ी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग से चलेंगे और आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, इतना ज्ञान है आपको इतिहास का और जो हो रही है चीजें। और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से नड्डा साहब जाके झूठी बातें बोलते हैं और इतिहास के बारे में नहीं जानते, आप तो उनसे बेहतर स्पीच भी देंगे और बेहतर चीजें बताएंगे लोगों को। तो क्या आपको मौका मिला अपना पर्चा भरने का? और मुझे ये भी बताइए कि इतने सालों में जो इतने अध्यक्ष आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसने किसको चुना, कहां चुनाव हुआ, कितने वोट मिले? आप लोग तो स्वयं, आपकी सरकार तो सीधा नागपुर से चलती है। इतना बड़ा नारंगी रबर स्टैंप है आप लोगों का, सब जानते हैं, ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघ के मुख्यालय से चलती है। जो संघ के प्रमुख कहते हैं वही होता है, जो वो लाइन तय करते हैं सरकार उसी को आगे लेकर जाती है। तो इससे बड़ा रबर स्टैम्प क्या होगा? और मैं ये भी समझ सकती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत मेरी संवेदनाएं भी हैं और तरस भी आता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब के साथ, कि उनको कितनी चमचागिरी करनी पड़ती है, कितना मोदीनामा पढ़ना पड़ता है, तब भी तो जाके कोई जेपी नड्डा बनता है, या कोई और अब जो आगे बनेगा, जो सबसे ज्यादा चमचागिरी करेगा, उनको फिर अध्यक्ष पद का मौका मिलेगा। दोबारा उनको इस गद्दी पे बिठा दिया गया। किस बेसिस पे बिठाया गया? 4 लोग मिले बंद कमरे के अंदर, कितनी वोट मिली? 1 2 3, एक मोदी साहब की, एक शाह साहब की और एक आरएसएस प्रमुख की। मुझे नहीं लगता और किसी की मिली होगी। या मोदी साहब और शाह साहब को भी मौका मिला कि सीधा के सीधा आरएसएस के प्रमुख ने तय कर दिया कि यही कंटिन्यू करेंगे? तो ये सवालों जो आप लोग बार बार कहते हैं रबर स्टैंप है, ये है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, ये है, सारी तकलीफ तो जी इस बात की है कि जो पार्टी बार बार इनकी असलियत का सामने लेकर आती है, इनके ऊपर जो इन्होंने मखौटा पहन रखा है और जो वादे किए हैं और ये जिस तरीके की नफरत की राजनीति करते हैं, उसको बेनकाब करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। हम अपनी अध्यक्षा सोनिया सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं तहसीन जी आपके पास आऊंगी कि मुखौटा तो असल में आपने पहन रखा है। अध्यक्ष, मैं फिर कहूंगी, हमारे चुने हुए अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस। सुधांशु जी मुखौटा तो आपने पहन रखा है, चूंकि आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसी वजह से ऐसे मुद्दे उठाते हैं। उनकी पार्टी में तो हो गया चुनाव, आप भी बताइए कोई ऐसा ही एग्जाम्पल। देखिए, राधिका जी के मुंह से अभी क्या शब्द निकला कि नागपुर ने तय कर दिया, पता नहीं मोदी जी और शाह जी को भी बोलने का मौका मिला या नहीं। अब मैं विनम्रता से कहूंगा, अब इसके बाद कांग्रेस का कोई प्रवक्ता यह बोलना बंद कर देगा कि मोदी जी और शाह जी सब कुछ चलाते हैं। जब इनकी सुविधा हो तो नागपुर की कठपुतली है। तो आप बताइए, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? कि एक तरफ आप ये कहें कि साहब उनको एब्सोल्यूट पावर है, तथा कथित तानाशाही, और दूसरी तरफ कठपुतली है। ऐसे विरोधाभासी जब लोग जवाब देते हैं, यही समस्या है। राधिका जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप हैं तहसीन पूनावाला जी, बहुत अपेक्षाकृत समझदार और बुद्धिमान है, मगर राहुल गांधी क्या राहुकाल ऐसा पड़ जाता है कि इस प्रकार के चित्र विचित्र विरोधाभासी तर्क देने पड़ते हैं अपनी बात को डिफेंस में करने के लिए। हाँ, अब मैं बताता हूं, कांग्रेस ने 137 साल के इतिहास में ये चौथी बार चुनाव हुआ है, और जब जब चुनाव हुआ है आगे बिखराव भी हुआ है। अभी देखते जाइए, न याद होगा तो मैं याद दिला दूंगा कि किस किस बार चुनाव हुआ और किस किस प्रकार से हुआ। हाँ, एक निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हो गया कि मैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूं कि 21वीं सदी का पहला सूरज निकलने के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार का अध्यक्ष था, और जो अध्यक्ष पद का अनुसंधान चला 3.5 साल, उसमें तमाम घमासान के बाद अंततः अपने को चिर युवा चिर व्याकुल कहने वाली पार्टी को अंततः यह रियलाइज करना पड़ा कि एक परिपक्व मेच्योर व्यक्ति ही संभाल सकता है। वो सारी की सारे दावे जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहे जाते थे वो हवा हो गए, और पहले तो सरकार गई, फिर अमेठी गई, और पार्टी उनके हाथ से गई। तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, और पांव जब तलक बढ़े कि राह रत फिसल गई। तो क्रमशः उनके हाथ से सूत्र फिसलते चले जा रहे हैं। पहले सरकार गई, अमेठी गई, खानदानी रियासत, और अब पार्टी भी परोक्ष रूप से करना पड़ा। ठीक है, लेकिन नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद कार्यकर्ता बहुत जोश में है। पहले उन्होंने सरकार चलाई थी। टर्निंग पॉइंट कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं आऊंगी राधिका जी आपके पास, मैं तहसीन जी से जरा इस पर रिएक्शन ले लूं। तहसीन जी, नए अध्यक्ष चुन लिए गए, नए अध्यक्ष बन गए, लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, लेकिन कई आरोप भी लग गए कि रबर स्टैंप की तरह काम तो नहीं करेंगे, या कोई बलि का बकरा तो नहीं है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है,
सर पर हैं चुनाव 2 स्टेट्स में तो। जी प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुधांशु जी के सारे सवालों का जवाब और आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो सुधांशु जी ने कहा कि जब जब कांग्रेस में चुनाव हुए और तब तब कांग्रेस में बिखराव हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन सुधांशु जी ये चीज भूल जाते हैं कि जब इनकी पार्टी हिंदू महासभा पहले चुनाव लड़ती थी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसके बाद आया जनसंघ, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, है और हमेशा रहेगी। बिखराव आते जाते, कुछ लोग छोड़ते, कुछ लोग जुड़ते। आपका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। कांग्रेस थी, है और सदैव रहेगी। दूसरी चीज, कांग्रेस के 136 साल के इतिहास में महज 45 वर्ष गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य अध्यक्षता के पद पे बैठा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जब से ये पार्टी गठित हुई है, केवल और केवल आरएसएस का एक चुनिंदा आदमी, जैसे राधिका ने कहा, वो बैठा है। और मैंने आदमी शब्द इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं प्राची जी, क्योंकि कोई भी महिला बीजेपी की अध्यक्ष नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आरएसएस एक बैंड ऑफ बॉयज है, बैंड ऑफ बॉयज। और मैं राधिका से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राधिका दी 3-4 लोग ने, 2.5 लोग, वो एक 2.5 अक्षर प्रेम की, यहाँ 2.5 लोग तय करे। 2.5 लोग तय करते हैं कि कौन सा बॉय अध्यक्ष बनेगा भाजपा का। महिला नहीं बन सकती प्राची जी, पूछिए इनसे क्यों कोई महिला नहीं बनी। और एक और लाइन कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। चलिए, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, इलेक्शन तो हुआ। आप सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बता दीजिए किस दिन एक ओबीसी या एक एससी वर्ग का व्यक्ति, हमारा फेलो सिटीजन, आरएसएस का मुखिया बनेगा? जिस दिन एक एससी और ओबीसी बना आरएसएस का मुखिया, उस दिन आप आकर कांग्रेस को प्रवचन देना, मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रवचन दे कि कांग्रेस गलत कर रही है। एक ओबीसी और एससी को आप नहीं बनाते हो और आप कहते हो कि हमारे वहां प्रक्रिया गलत है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर। सुधांशु जी, इस बात का भी जवाब दीजिए। फिर राधिका जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा काउंटर करवा लूं, क्योंकि ये सवाल उन्होंने उठाया है कि आपके यहाँ तो होती नहीं है प्रक्रिया, हमने तो प्रक्रिया करके भी दिखा दी है। और महिला और ओबीसी एससी, प्लीज उसका उत्तर ले लीजिए सुधांशु सर। मैं देखिए सुधांशु जी, हम इनको जवाब दे देते हैं। पहले तो मैं राधिका जी की एक बात का जवाब देना मेरे पिछले वक्तव्य में रह गया था। इन्होंने नड्डा जी की बात कही। शायद हमारे मित्र तहसीन पूनावाला जी और राधिका जी को पता नहीं होगा, नड्डा जी क्रमशः राजनीति में एक एक स्टेप चढ़ते हुए आए हैं। पहले वो वहां पर पदाधिकारी रहे, हिमाचल में, प्रदेश में युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, फिर मंत्री रहे, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। कब? 25 साल पहले नेता, बहुत ही युवा नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर केंद्र की, फिर उसके बाद मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री 2007-8 में। उसके बाद केंद्र में महामंत्री बने, उसके बाद मुख्य प्रवक्ता बने, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बने, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बने। तब बने, अगर मैं पूछूं कि राहुल गांधी जी 2004 से पहले क्या थे जो एकदम से बने थे? राजीव गांधी जी 84 में प्रधानमंत्री बनने से मात्र 2 साल पहले बने थे। और हमारे दोनों कांग्रेस के जो हमारे विरोधी पक्ष से बैठे हुए हैं, एक गांधी परिवार के व्यक्ति का नाम बताएं जो चुनकर प्रधानमंत्री बना हो पहली बार। सब कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। और जहां तक आप मान्यवर तहसीन जी, आप आरएसएस की बात करते हैं, तो यहीं पर तो कमी हो जाती है असली हिंदू और थोड़ा जो मॉडिफाइड हिंदू वाले में। आरएसएस के लोग प्रचारक होते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। जो परिवार त्याग कर समाज के लिए आते, उन्हें भारतीय परंपरा में परिव्राजक कहा जाता है। जब परिवार ही छोड़ दिया, विवाह ही नहीं किया, समाज नहीं रहा, तो कहा जाता है जात बिरादरी, इसका विषय समाप्त हो जाता है। कहा गया जात न पूछो साधु की, राधिका जी, लीजिए ये ज्ञान, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। का धरी रहे, लेकिन ये जो क्रम है, ये जो प्रक्रिया है, होता है कि ये कांग्रेस में फॉलो नहीं होती है। धर्म बदल गई, जात बदल जी, मैं जवाब ले लूं राधिका जी से। अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में। मतलब फिरोज गांधी साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में उनकी वो है, और जनेऊधारी है। जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। राधिका जी, जवाब दे दीजिए इस बात का जो आरोप लगाए हैं सुधांशु जी ने। सुधांशु जी, मुझे भी मौका दे दीजिए। जी जी जी, अब सुधांशु जी के एक एक करके सारी बातों का मैं जवाब फटाफट दे देती हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि मैं ये बताऊं कि आज तक कौन सा गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष चुना गया। सुधांशु जी, आपकी हिस्ट्री, आपकी नॉलेज ऐसी हो गई है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि आपने इतना बड़ा ब्लूपर कर दिया। यहीं पे संबित पात्रा, अरे नहीं सुनिए, मैंने कहा कौन सा व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री चुना गया, ऐसा कह दिया। नहीं, अगर आप नहीं सुन पाई हो तो बस एक बात क्लैरिफाई कर रहा हूं।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। अगर आप आपने नहीं सब सुन बोले, पाई तो मैंने साफ क्लैरिफाई तौर कर पे रहा हूं। सुना। आपने कहा पहली गांधी बार परिवार कौन सा का गांधी कौन सा परिवार का अध्यक्ष व्यक्ति चुना चुन गया? के प्रधानमंत्री सोनिया बना? जी चुनाव लड़के आई थी। मैंने प्रधानमंत्री बताने का आप दीजिए, सुन नहीं पूरी पाई बात होंगी। सोनिया जी चुन के आई थी। अब गांधी आप परिवार में बोलते हैं कि बगैर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने कैसे- अध्यक्ष सिर्फ तो राहुल और जी सोनिया रहे, सुनिए, बाकी राहुल सब तो गांधी जी प्रधानमंत्री रह के कैसे- अध्यक्ष रहे थे। राहुल मैंने गांधी जी प्रधानमंत्री कैसे, कहा। बने अध्यक्ष ये भी बता देते हो। उन्होंने पर्चा भरा, किसी ने उनके खिलाफ नॉमिनेशन नहीं भरा, वो चुन के आ गए। यही तो चुनाव भी हुआ ना। अगर कोई सामने पर्चा ही नहीं भरेगा तो बिना किसी विरोध के आए। आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी वापस से कमान संभाले और वापस से अध्यक्ष बने। ये उनकी चॉइस थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जैसा आपने पहले बोला कि कांग्रेस को फाइनली रियलाइज हो गया, ये हो गया, ये प्लीज उल्टी बातें मत बोलिए। मैं फिर दोहराऊंगी और ये पहले से, और ये आप भी जानते हैं और हर चैनल भी जानता है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता, छोटा हो या बड़ा, सब चाहते थे राहुल गांधी जी वापस से कमान संभाले। और हमने उनके सामने कई बार दरख्वास्त भी करी कि आप संभालिए, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। वो उनका चॉइस था, क्योंकि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम खुद तय करते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, और उसके बाद सामने अगर कोई लड़ता है तो इलेक्शन होता है, नहीं लड़ता है तो बिना विरोध के चुने जाते हैं। और अगर इलेक्शन जैसे अभी हुआ, मैं फिर बोलूंगी, मैंने नड्डा साहब की काबिलियत पे, नड्डा साहब का क्या वो रहा है अभी तक का, कि यहाँ रहे वहां रहे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा, उनको कितनी वोट मिली, कैसे मिली, जो दोबारा डिसाइड करे गए वो कैसे हुआ, आप प्रक्रिया बता दीजिए, कहां कहां वोट मिली। हमने तो बकायदा प्रेस वार्ता करके पूरी मीडिया के सामने रख दिया, जी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इतनी वोट मिली, शशि थरूर को इतनी वोट मिली, हमारे हर प्रदेश में इतनी वोट थी। राधिका जी, एक और सवाल जो खड़ा हो गया, चूंकि आपने जिक्र किया कि हमने मीडिया के सामने सब रखा। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल पे क्लियर कर दूं, प्राची जी, जो बहुत जरूरी है बताना। यहाँ पे बार बार सवाल हो रहा है रबर स्टैंप। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का क्या महत्व होता है, ये स्वयं आज राहुल जी ने अपनी प्रेस वार्ता में बता दिया कि मेरा क्या रोल होगा पार्टी में, वो हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तय करेंगे। क्या ये सबने सुना राधिका जी? एक और बात जो सबने सुनी, एक सेकंड उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए राधिका जी, हिम्मत है उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। एक जो रोल होगा या मोदी जी का क्या राधिका जी, रोल होगा, एक सेकंड हिम्मत है एक क्या? सेकंड, जो दूसरे कैंडिडेट थे शशि थरूर, उनके खेमे से खबर निकलकर सामने आई कि जो प्रक्रिया थी ये पक्षपात इसमें हो गया। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पर जो बैलेट बॉक्स थे उनके साथ छेड़खानी हो गई और जो लोग यूपी में मौजूद नहीं थे उनकी भी वोट कास्ट हो गई। इस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए शशि थरूर जी के खेमे ने। जी, इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने अपनी, देखिए कहीं पे भी चुनाव होता है, हर जगह होता है। जब हम भी चुनाव लड़ते हैं, मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, कई जगह हुआ था जहां पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ गलती हुई है या गड़बड़ी हुई है, तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। उनको अगर ऐसा लगा है, मुझे नहीं पता वैसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये एक पार्टी का व्यक्तित्व है, एक इंसान, एक जो चुनाव लड़े, ये उनका व्यक्तित्व है कि उनका कहना है और उनका मानना है कि ये हुआ है। उन्होंने अपनी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को दे दी है। हमारी पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री साहब के पास वो कंप्लेंट जा चुकी है। हमारा चुनाव आयोग उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा। अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं आपको बकायदा कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ऑफिशियली ये बात कर रही हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो लोग ऐसा करे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये ओपन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कहीं पर भी अगर इस चीज का उल्लंघन हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और वो प्रक्रिया आगे फॉलो करी जाएगी कि क्या एक्शन लिया जाएगा। सुधांशु जी, डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से आज किया जा रहा है। मैं आ रही हूं तहसीन जी आपके पास। डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक ये पार्टी है, ये बार बार बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही। राधिका जी, एक सेकंड मैं रिएक्शन ले लूं आप जरा सुधांशु जी से। इनकी पार्टी की डेमोक्रेसी जरा इनसे जान लें। एक सेकंड रुक जाइए राधिका जी। बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमने तो 2 कैंडिडेट्स खड़े भी किए, बकायदा वोटिंग हुई, बकायदा हमने सबको बताया कि किसको कितने वोट मिले। आपने कब बताया जब आपके अध्यक्ष को चुना गया, कितने वोट उनको मिले? राधिका जी का सवाल आपसे। देखिए राधिका जी ने अभी क्या बताया कि राहुल गांधी कैसे चुने गए, क्योंकि किसी ने नामांकन नहीं किया। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, यही कहा ना। अब मैं यही बताता हूं, इनका हर कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर देश का जन जन नहीं चाहता था, तो 52 सीटों पे धड़ाम से गिरे। और तो और जो उनकी खानदानी जागीर थी वहां अमेठी का मतदाता भी नहीं चाहता था। हमारे यहां जब नड्डा जी अध्यक्ष बने तो हर कार्यकर्ता चाहता था नड्डा जी अध्यक्ष बने, और क्यों चाहता था वो बताना चाहता हूं राधिका जी।
चूंकि महामंत्री के रूप में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, जहां सपा बसपा के गठबंधन को जो अजेय माना जा रहा था, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें लेके आए। अब आइए, अमित शाह जी को उससे पहले अध्यक्ष बने, हर कार्यकर्ता चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटें थी पिछले 2 विधान लोकसभा चुनावों से, वहां हम 73 सीट लेके आए मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने जो कुशलता से काम किया, इसलिए चाहता था। उससे पहले हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी रहे, उससे पहले गडकरी जी रहे, उससे पहले राजनाथ जी रहे, उससे पहले आडवाणी जी रहे, उससे पहले वेंकैया जी रहे, उससे पहले जेना कृष्णमूर्ति, उससे पहले बंगारू लक्ष्मण, उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे। हमारे कार्यकर्ता भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न वर्गों से चुनकर भेजते हैं। सबके साथ एक नहीं होता, एक ही परिवार के खिलाफ कोई नामांकन नहीं भरता है। और बाकी में जो परिवार कहता है उसके लिए, जैसे वो होता ना कई बार फिक्स्ड मैच होता है, उस ढंग का होता है। कोई ऐसी बात नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, आप जिसको चाहे बनाइए, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं। पर यह देख लीजिए कि बनाने वाले में आपका जो कार्यकर्ता चाहता है वो जनता की चाह के साथ मैच खाता है या नहीं। हमारा कार्यकर्ता जिसको चाहता है, जनता की चाह से मैच खाता है। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश की जनता के हर सर्वेक्षण में 2007 के बाद मोदी जी आगे थे और वो प्रधानमंत्री बने। हमने अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, हर सर्वेक्षण में 90 के दशक में अटल जी आगे थे और अटल जी प्रधानमंत्री बने। आपके यहां जो हर सर्वेक्षण में पीछे होता है, अचानक वो उभर कर कहां से आ जाता है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, और बाकी बातें छोड़िए, वो पुरानी हम कई बार बता चुके हैं। सुधांशु जी ने तो बता दिया कि कैसे एक सेकंड राधिका जी, तहसीन जी बहुत देर से कुछ कहने जा रहे हैं। तहसीन जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो सुधांशु जी बोल रहे थे, और इस बात का भी जवाब दीजिए कि अब खड़गे जी पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुनौती दे पाएंगे आप क्या बीजेपी को हिमाचल और गुजरात में? अच्छे दिन आएंगे अध्यक्ष पद बदलने के बाद? देखिए, बार बार ये जो प्राची जी, ये जो खड़गे जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खास करके भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन है या नेता है, इसलिए खड़गे जी पे प्रश्न उठा रहे क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं, एक एससी समाज से आते हैं। ये प्रश्न इसीलिए भाजपा उठा रही है। जो संगठन, इनकी मुख्य संगठन आरएसएस, कभी भी एक दलित और ओबीसी को मुखिया नहीं बनाया आरएसएस के। जो संगठन एक महिला को आगे आने का मौका नहीं देती, वो एक दलित आदमी पर बार बार प्रश्न इसलिए उठाते। वो व्यक्ति जो 10 बार चुनाव जीतकर आए, वो व्यक्ति जिनका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, सिर्फ सरकार में नहीं पार्टी के अंदर, उस पर प्रश्न उठाते। भैया, मेरा प्रश्न आपसे सुधांशु जी बड़े विनम्रता से था, एक महिला का नाम आप क्यों नहीं गिना पाए? यहाँ प्राची जी है, राधिका जी है, इतने काबिल महिला है, आपके संगठन में महिला क्यों आगे नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि बैंड ऑफ वॉइस आने नहीं देते। ठीक है, तहसीन जी, मैं इस पर जवाब लूंगी, मैं आपको बीच में एक ही लाइन चाहता हूं। सुधांशु जी, आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत आदर करता हूं, लेकिन आज आपने गलती कर दी। 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन इंदिरा जी शहीद हुए, उस दिन इमरजेंसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में राजीव जी नहीं गए, वो भी देश के लिए शहीद हुए क्योंकि उनके मां के साथ थे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। आज नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राधिका जी, आप भी काउंटर कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सुधांशु जी से तमाम सवालों का जवाब लूंगी। आप भी काउंटर कर रही थी जब सुधांशु जी बता रहे थे कि पूरी प्रक्रिया भाजपा में बाकायदा फॉलो होती है। डेट बता दी, सिर्फ एक लाइन। 31 अक्टूबर की जो इलेक्शन हुआ, उसमें प्रणब मुखर्जी ने डिसेंट भी दिया राजीव जी के खिलाफ। ये होता है लोकतंत्र और जमहूरियत, और उसी प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी में लोकतंत्र है नहीं, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन राधिका जी जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए जो सुधांशु जी ने तमाम सवाल उठाए थे। प्राची जी, मैं अपनी बात फिर से दोबारा दोहराऊंगी। सुधांशु जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, बोला हमारे कार्यकर्ताओं ने चुन के भेजा। कहाँ पे हुआ चुनाव सर? कितनी वोट थी, कितने डेलीगेट बने, किसने वोट दिया, कहाँ पे प्रक्रिया हुई? बैलेट पेपर हुए होंगे, स्ट्रांग रूम में वो बैलेट पेपर रखे गए होंगे, उसके बाद चुनाव की गिनती हुई होगी। क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने भी जेपी नड्डा साहब के खिलाफ चुनाव भरने के लिए, या जो आपने लिस्ट बनाई राजनाथ सिंह जी 2 बार बने, उनके खिलाफ कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए? किसी ने अपना नामांकन नहीं भरा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी अपनी नॉलेज को दुरुस्त करना चाहती हूँ कि
कब कैसे, कल को अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? हम देखना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी भी बने अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो कैसे बनेंगे आप कहां जाके अपना नामांकन भरेंगे? आपकी इलेक्शन अथॉरिटी कौन है? किसके सामने क्या क्वालिफिकेशन है? क्या चीजें चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई करने को? फिर उसके बाद कौन आपको वोट देगा? आप कहां जाके अपने चुनाव का प्रचार करेंगे? कैसे वोट मांगेंगे? आप अपना वो भी तो बताएंगे कि ये मेरा विजन है पार्टी को लेके, कि मैं पार्टी को और कैसे मजबूत करूंगा। जिस तरीके से चुनाव होते हैं, कब हुआ ये सब? इतने आपने लिस्ट बताई, गडकरी साहब हो, सारे आपके अध्यक्ष, बंगारू लक्ष्मण जी भी हो, वही है ना बंगारू लक्ष्मण जी जो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट उन्होंने लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो पैसे की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो ये बार बार जो आप बार बार गिनवा रहे हैं ना कि कौन, राहुल गांधी जी कभी चुन के नहीं आए, राजीव गांधी जी कभी चुन के नहीं आए, बाकायदा इलेक्शन हुए थे सर और सीटें जीत के आए थे। ये बार बार मत बोलिए। और आप लोग ये जो बार बार कहते हैं ना कि नेहरू जी कभी चुन के नहीं आए, ये नहीं चुन के आए, बाद में सब चुनाव होके सब जीत के आते हैं। आप बार बार जो ये देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, जिन्होंने राजीव गांधी जी को वोट दिया, इंदिरा गांधी जी को वोट दिया, और फिर सोनिया गांधी जी के नाम पे वोट मिला था जब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया दुरुस्त बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने और बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। और यही सोनिया गांधी जी थी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, जो मैं मानती हूँ आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं आज तक, क्योंकि 2 सीट से लेकर आज जिसकी मलाई मोदी जी खा रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। और आप लोगों ने तो अडवाणी जी, आप कहना चाह रहे कि अडवाणी जी अध्यक्ष बने, अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने, आपका कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहता था? कमाल की बात कर दी। मैं तो समझती थी अडवाणी जी तो इतने पुराने आपके लीडर जिन्होंने पार्टी खड़ी करी वाजपेयी जी के साथ, उनको तो आपने साइड पे फेंक दिया। मैं गिनवाना शुरू करूं कितने लोग आपके तहसीन जी भी बार-बार एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं, राधिका जी भी बार-बार एक सवाल पूछ रही हैं। इन सवालों के जवाब दे दीजिए। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश में क्या लोकतंत्र लाएंगे आप लोग? भाई हमने तो बताया, हमारे तो भिन्न भिन्न अध्यक्ष इतने सारे, मैंने 8 गिना दिए। और राधिका जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने 97 तक के बोले। अडवाणी जी 98 में सरकार बनने से पहले अध्यक्ष थे, उसके उपरांत वो हट गए थे। हमारे यहां सदैव कार्यकर्ता ने जिसको चाहा, और कार्यकर्ता ने चाहा, कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है, बहुत स्पष्ट रहता है। इसीलिए इतने लंबे वर्षों में हमारे यहां भिन्न भिन्न लोग बनते हैं। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं, जो तहसीन पूनावाला जी बोल रहे थे, मान्यवर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी को गोली लगी थी। सुबेरे खबर आई थी 10:30 11 बजे। और आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, राजीव गांधी जी CWC के सदस्य नहीं थे। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट किया गया। जब राजीव गांधी जी के लिए अनाउंस तय हो गया, तब इंदिरा जी की मृत्यु की घोषणा 6:30 बजे शाम को की गई। तब तक, जब तक कि राजीव जी का चयन हो गया था, तो वो कोई उस समय जनता ने नहीं चुना था, न पार्टी का इलेक्शन 3 घंटे के अंदर हो गया था। वो इंदिरा जी की दुखद मृत्यु से उपजी सहानुभूति के लिए था। और जहां तक बात है इंदिरा जी की, तो सबको पता है, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई सब छोड़ के जा रहे थे। सिंडिकेट की लड़ाई में कांग्रेस एकदम टूटी जा रही थी। संयुक्त विधायक दल की सरकारें 1967-68 में पंजाब से लेके और बंगाल तक बन गई थी, तो सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी थी। नेहरू जी कैसे बने? सारी प्रदेश की कमेटियों ने एक नाम दिया था, सरदार पटेल, मगर वो गांधी जी की अनुकंपा से बने। इसलिए वो लोग पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में नेता बने। वो नेता नहीं थे पहले, वो किसी न किसी कृपा या परिस्थिति के कारण बने। हमारे अटल जी और मोदी जी दोनों प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले राह चलते व्यक्ति से पूछे तो कहता था ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो नेता बन के तब प्रधानमंत्री बने। ये होता नैसर्गिक नेतृत्व, कार्यकर्ता को जो उभारा जाए वह नेतृत्व। तहसीन जी, इस बात का जवाब दीजिए और एक बात का जवाब दीजिएगा। चुनौतियां बहुत सारी हैं सर कांग्रेस के सामने। एक तो कांग्रेस अपने अंदर ही टूट रही है, बड़े बड़े नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं, और जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। प्रेशर बहुत होगा नए अध्यक्ष पर भी। नहीं 2024 तो कांग्रेस जीतेगी और उस पर जो कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन राधिका जी बात करेगी। पर क्योंकि मैं कांग्रेस को इतनी गहराई से कवर करता हूं और उसे समझता हूं, मैं सुधांशु जी को 2 चीज बता दूं बड़ी विनम्रता से। सुधांशु जी, एक, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में
ये CWC तय नहीं करता प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये चुने हुए एमपीज तय करते। तो 31 अक्टूबर को आर.के. धवन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, कोरम के साथ एमपीज ने चूज किया था कि अगले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बनेंगे। उस मीटिंग में राजीव गांधी जी थे ही नहीं, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था, अपनी माँ के साथ। ये बात सर फैक्चुअल है, ये कांग्रेस के रिकॉर्ड्स में है सर, ये इसका मिनट्स है, ये मिनटेड मीटिंग है। कांग्रेस ऐसे वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं चलती सर, मिनटेड मीटिंग है। और मिनट से मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। ये दूसरी बार सर आपने कहा, और इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे, 15 प्रदेशों ने या 13 प्रदेशों ने उनको वोट दिया था और नेहरू जी को वोट नहीं दिया था। सर मैं हाथ जोड़कर आपके सामने कहता हूं, आज मुझे एक्सपोज कीजिए, वो डेट बता दीजिए कब इलेक्शन हुआ। क्यों सर मैं ये बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेशों को ये अधिकार है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री चुने। ये अधिकार जैसे मैंने बताया इलेक्टेड एमपीज को है, और उसके बाद जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट कमेटी है CWC, इनके वोट्स गिन के आते हैं। तो जब ये अधिकार था ही नहीं, प्रदेश ने चुना क्या, डेट क्या थी कि ये इलेक्शन हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को हराया। ये कोई डेट है नहीं, ये एक दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाया गया है। एक झूठ को बार बार रिपीट करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी ये गलती की और आज सुधांशु जी ने। ये कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इलेक्शन होता तो इसका रिकॉर्ड आप बता दीजिए, डेट समय बता दीजिए, कहां हुआ ये इलेक्शन बता दीजिए सर। सुधांशु जी बता दीजिए, जरा समय बता दीजिए, डेट बता दीजिए इनको, फिर मैं राधिका जी आ रही हूँ आपके पास। आप जवाब भाई तहसीन जी, तहसीन जी, भाई तहसीन जी, थोड़ा सा आप गलती कर गए। आप बताता हूं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गादास की लिखी हुई किताब, जिसमें यह तक वर्णन है कि कृपलानी ने अपना हाथ आगे किया, एक नाम कृपलानी का भी आया, और उन्होंने गांधी की तरफ देखा और अपना चिट आगे करके पटेल की तरफ कहा और यह कहा मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। फिर गांधी जी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल ने कुछ नहीं किया, वो बाहर चले गए, और उसके बाद दोबारा आए और फिर गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, तो ये हो गए। अब दूसरा बताऊं, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना आजाद, जो 1946 में आपके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मान्यवर इतना ही नहीं, दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में यह भी लिखा है कि सितंबर 1947 में पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि आपने सरदार पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों चुना, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन आवर पार्टी। जनाब डेट के साथ क्या हुआ यह भी लिखा है, गांधी जी को कोट किया, और एक नहीं दर्जनों किताबें हैं। मान्यवर गांधी जी के निजी सचिव से लेके, और वो सुनिए एमपी उस जमाने में थे ही नहीं, आपको याद नहीं है। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे प्रधानमंत्री। मान्यवर 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने थे, जब माउंटबेटन ने कहा था कि अंतरिम सरकार बनानी है। माउंटबेटन से शपथ लेकर ब्रिटिश सरकार के झंडे तले बने थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से यह मांगा गया था कि आप अपना मत दीजिए, जिसका एक नहीं अनेक किताबों में, और आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, अरे ये सब तो नेहरू जी के लेटर्स में, कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में लिखा। मेरे भाई ये तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि आपको लगता है ये दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अरे क्या बात करते हैं भाई, मैं किताब कोट करके बता रहा हूं। और इतना नहीं, अब सुनिए पूरी बात अगर आप कहना चाहते हैं। गांधी के निजी सचिव ने लिखा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो कोई समथिंग लाल थे, कि किस प्रकार का मतभेद हो गया था पटेल जी और गांधी जी में, कि सॉरी पटेल जी और नेहरू जी में। तो गांधी जी ने तय किया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो उनको दोनों को बुलाएंगे। अरे क्या क्या नहीं लिखा, एमओ मथाई ने लिखा है जो रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा किताबें तो कोट करना। तहसीन जी देखिए, इतिहास में अगर रुचि रहेंगे तो आज की चर्चा में नहीं कर पाऊंगी। सर आप दोनों ने एक दूसरे पर, सर हो गया तहसीन जी, मुझे राधिका जी से एक रिएक्शन ले दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सवाल है। कांग्रेस को लेकर सवाल है, आपने कहा था राधिका जी इस बात का जवाब देंगी। राधिका जी, नए अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन बहुत सारी चुनौती हैं, और इसीलिए बीजेपी ने कहा था कि जो भी चुना जाएगा वो बलि का बकरा होगा। आने वाले 2 चुनाव विधानसभा के 2 स्टेट्स में वो सर पर हैं, 2024 की लड़ाई है, और अपनी ही पार्टी को टूटने से बचाना भी है। प्राची जी, एक लड़का जब 6 साल का था, उन्होंने अपनी माँ खो दी। वो एक गरीब मिल वर्कर के बेटे थे और अपने खानदान में पहले इंसान थे जो कॉलेज गए। 50 साल लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है, और बार बार चुन के आए, और इस देश की जनता, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने उन्हें बार बार चुना। वो राज्यसभा के सांसद बन के नहीं आए थे, चुन चुन के आए थे शुरुआत से। उन्होंने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आज वो कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं फिर बोलूंगी, चुने गए हैं। एक तारीख
जिस पे चुनाव हुए उनका नामांकन भरा गया। उनका नामांकन भरने के समय उनके साथ लोगों ने अपना वो भरा कि जी हम 7-10 जनों की रिकमेंडेशन जाती है, वो हुआ। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशंस की वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। 3 लोगों ने पर्चे भरे, 2 लोगों को अनुमति मिली, 1 डिस्क्वालीफाई हुए। उसके बाद उन्होंने हर प्रदेश में जाके अपना प्रचार किया, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों को, डेलीगेट्स के सामने ये जाके रखा। दोनों ने, चाहे वो शशि थरूर साहब हो, चाहे हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, दोनों ने अपने विचार देश और जनता के सामने भी रखे, अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी, कि वो किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और मजबूत करेंगे। मुझे अगर सुधांशु जी ये बता दें कि कब उनके यहाँ चुनाव हुआ, फिर बोलूंगी। जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि रबर स्टैंप है, ये इंसान को, इस इंसान को ये रबर स्टैंप बता रहे हैं। आप सबसे बड़ी तकलीफ तो आपको इसी बात की है। आप तो बार बार कह देते हैं मोदी जी के लिए क्या क्या, कि वो पहले ये करते थे, गरीब परिवार से आते हैं, ये करते। तो आपको तो समझ आना चाहिए ना कि कितनी मुश्किलों से अगर कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं 6 साल की उम्र से। ठीक राधिका जी, ये सवाल आप शुरुआत से पूछ रही हैं, सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं आया जो चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राधिका जी, जो चुनौतियां हैं आने वाली। लेकिन मैं फिर कहूंगी प्राची जी, 10 सेकेंड मैं फिर कहूंगी सुधांशु जी, मुझे बताइए कहां पे नड्डा साहब ने अपने चुनाव प्रचार किया, कहां पे बताया उनका विजन कहां है। राजनाथ राधिका जी, इस बात का जवाब सुधांशु जी से मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जिन चुनौतियों का मैं जिक्र कर रही थी, गुजरात और हिमाचल का जिक्र कर रही थी। एक सेकंड राधिका जी, उन चुनौतियों के बारे में भी जिक्र कर लीजिए। नए अध्यक्ष बने हैं आप कांग्रेस के, ये जो आने वाली चुनौतियां हैं, टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कितना रिवाइव करेगी कांग्रेस? क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे? मुझे एक बात बताइए, जो सुबह शाम झूठ बोलते हैं, जो देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता? क्या बार बार देश में जो झूठे वादे करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, वो कभी हारेंगे नहीं? बुराई का कभी अंत नहीं हुआ था? क्या बात कर दी आपने प्राची जी? क्या इस देश के संविधान की सुरक्षा करी नहीं जाएगी? ये बार बार संविधान को रौंदते चले जाएंगे और ये देश जवाब नहीं देगा। ठीक, बार बार ये इनसे अगर पूछेंगे कि डॉलर बार बार महंगा क्यों हो रहा है, जो पार्टी ये आके कहती है कि जी डॉलर रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ऐसे देश चलता है। चलिए इस पर काउंटर ले लेते हैं। सुधांशु जी, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं बार बार, और अब खड़गे जी इस पार्टी को रिवाइव भी करेंगे और आपको कड़ी चुनौती मिलने वाली है, हिमाचल में भी और गुजरात में भी। उस इंसान की जिसकी आवाज राधिका जी, इस पर मुझे काउंटर लेने दीजिए। क्या हमेशा ऐसे ही लोग बिल्किस बानो, प्रधानमंत्री जी इस देश के जाके 15 अगस्त को लाल किले पे कहेंगे महिलाओं का सम्मान करो, और वही गृह मंत्रालय हो और उनकी गुजरात की सरकार हो, मिलके वो बलात्कारियों को 3 साल की ठीक है, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है राधिका जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कांग्रेस मुद्दों की बात करना चाहते हैं। सुधांशु जी, ये तमाम मुद्दे हैं और चुनौती अब आपको मिलने वाली है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। देखिए, बुराई का अंत हो रहा है, यही पीड़ा है हमारे विरोधियों को, और जनता के समर्थन के द्वारा हो रहा है। हाँ, जहां तक इन्होंने बहुत अभी बड़ाई की मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो मैं कहूंगा दर्शकों से जा देखिए पिछले संसद के सत्र में राहुल गांधी एक नहीं कई बार आके मीडिया को संबोधित करते थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे खड़े रहते थे, अधीर रंजन चौधरी जी पीछे खड़े रहते थे। क्या थे राहुल गांधी जी? एक सांसद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में। देख लिया था सबने क्या हैसियत है कि 2-2 नेता प्रतिपक्ष पीछे यूं हाथ करे खड़े हैं, और ये भाषण अरे बगल में भी नहीं खड़ा किया था। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। आज नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राधिका जी, आप भी काउंटर कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सुधांशु जी से तमाम सवालों का जवाब लूंगी। आप भी काउंटर कर रही थी जब सुधांशु जी बता रहे थे कि पूरी प्रक्रिया भाजपा में बाकायदा फॉलो होती है। मैंने डेट बता दी, सिर्फ एक लाइन। 31 अक्टूबर की जो इलेक्शन हुआ उसमें प्रणब मुखर्जी ने डिसेंट भी दिया राजीव जी के खिलाफ। ये होता है लोकतंत्र और जमहूरियत, और उसी प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी में लोकतंत्र है नहीं, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन राधिका जी जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए जो सुधांशु जी ने तमाम सवाल उठाए थे। चाची जी, मैं अपनी बात फिर से दोबारा दोहराऊंगी। सुधांशु जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, बोला हमारे कार्यकर्ताओं ने चुन के भेजा। कहां पे हुआ चुनाव सर? कितनी वोट थी, कितने डेलीगेट बने, किसने वोट दिया, कहां पे प्रक्रिया हुई? बैलेट पेपर हुए होंगे स्ट्रांग रूम में, वो बैलेट पेपर रखे गए होंगे, उसके बाद चुनाव की गिनती हुई होगी। क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने भी जेपी नड्डा साहब के खिलाफ चुनाव भरने के लिए
या जो आपने लिस्ट बनाई राजनाथ सिंह जी 2 बार बने, उनके खिलाफ कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए, किसी ने अपना नामांकन नहीं भरा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, थोड़ा बताइए ना। मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी अपनी नॉलेज को दुरुस्त करना चाहती हूँ कि कब कैसे, कल को अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। हम देखना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी भी बने अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो कैसे बनेंगे आप कहाँ जाके अपना नामांकन भरेंगे, आपकी इलेक्शन अथॉरिटी कौन है, किसके सामने क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीजें चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई करने को, फिर उसके बाद कौन आपको वोट देगा, आप कहाँ जाके अपने चुनाव का प्रचार करेंगे, कैसे वोट मांगेंगे, आप अपना वो भी तो बताएंगे कि ये मेरा विजन है पार्टी को लेके कि मैं पार्टी को और कैसे मजबूत करूंगा। जिस तरीके से चुनाव होते हैं, कब हुआ ये सब? इतने आपने लिस्ट बताई, गडकरी साहब हो, सारे आपके अध्यक्ष, बंगारू लक्ष्मण जी भी हो, वही है ना बंगारू लक्ष्मण जी जो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट उन्होंने लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो पैसे की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो ये बार बार जो आप बार बार गिनवा रहे हैं ना कि कौन, राहुल गांधी जी कभी चुन के नहीं आए, राजीव गांधी जी कभी चुन के नहीं आए, बाकायदा इलेक्शन हुए थे सर और सीटें जीत के आए थे। ये बार बार मत बोलिए। और आप लोग ये जो बार बार कहते हैं ना कि नेहरू जी कभी चुन के नहीं आए, ये नहीं चुन के आए, बाद में सब चुनाव होके सब जीत के आते हैं। आप बार बार जो ये देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, जिन्होंने राजीव गांधी जी को वोट दिया, इंदिरा गांधी जी को वोट दिया, और फिर सोनिया गांधी जी के नाम पे वोट मिला था जब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया दुरुस्त बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने और बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। और यही सोनिया गांधी जी थी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, जो मैं मानती हूँ आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं आज तक, क्योंकि 2 सीट से लेकर आज जिसकी मलाई मोदी जी खा रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। और आप लोगों ने तो अडवाणी जी, आप कहना चाह रहे कि अडवाणी जी अध्यक्ष बने, अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने, आपका कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहता था? कमाल की बात कर दी। मैं तो समझती थी अडवाणी जी तो इतने पुराने आपके लीडर जिन्होंने पार्टी खड़ी करी वाजपेयी जी के साथ, उनको तो आपने साइड पे फेंक दिया। मैं गिनवाना शुरू करूं कितने लोग आपके तहसीन जी भी बार-बार एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं, राधिका जी भी बार-बार एक सवाल पूछ रही हैं। इन सवालों के जवाब दे दीजिए। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश में क्या लोकतंत्र लाएंगे आप लोग? भाई हमने तो बताया, हमारे तो भिन्न भिन्न अध्यक्ष इतने सारे, मैंने 8 गिना दिए। और राधिका जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने 97 तक के बोले। अडवाणी जी 98 में सरकार बनने से पहले अध्यक्ष थे, उसके उपरांत वो हट गए थे। हमारे यहां सदैव कार्यकर्ता ने जिसको चाहा, और कार्यकर्ता ने चाहा, कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है, बहुत स्पष्ट रहता है। इसीलिए इतने लंबे वर्षों में हमारे यहां भिन्न भिन्न लोग बनते हैं। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं, जो तहसीन पूनावाला जी बोल रहे थे, मान्यवर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी को गोली लगी थी। सुबेरे खबर आई थी 10:30 11 बजे। और आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, राजीव गांधी जी CWC के सदस्य नहीं थे। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट किया गया। जब राजीव गांधी जी के लिए अनाउंस तय हो गया, तब इंदिरा जी की मृत्यु की घोषणा 6:30 बजे शाम को की गई। तब तक, जब तक कि राजीव जी का चयन हो गया था, तो वो कोई उस समय जनता ने नहीं चुना था, न पार्टी का इलेक्शन 3 घंटे के अंदर हो गया था। वो इंदिरा जी की दुखद मृत्यु से उपजी सहानुभूति के लिए था। और जहां तक बात है इंदिरा जी की, तो सबको पता है, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई सब छोड़ के जा रहे थे। सिंडिकेट की लड़ाई में कांग्रेस एकदम टूटी जा रही थी। संयुक्त विधायक दल की सरकारें 1967-68 में पंजाब से लेके और बंगाल तक बन गई थी, तो सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी थी। नेहरू जी कैसे बने? सारी प्रदेश की कमेटियों ने एक नाम दिया था, सरदार पटेल, मगर वो गांधी जी की अनुकंपा से बने। इसलिए वो लोग पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में नेता बने। वो नेता नहीं थे पहले, वो किसी न किसी कृपा या परिस्थिति के कारण बने। हमारे अटल जी और मोदी जी दोनों प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले राह चलते व्यक्ति से पूछे तो कहता था ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो नेता बन के तब प्रधानमंत्री बने। ये होता नैसर्गिक नेतृत्व, कार्यकर्ता को जो उभारा जाए वह नेतृत्व। तहसीन जी, इस बात का जवाब दीजिए और एक बात का जवाब दीजिएगा। चुनौतियां बहुत सारी हैं सर कांग्रेस के सामने। एक तो कांग्रेस अपने अंदर ही टूट रही है, बड़े बड़े नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं, और जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। प्रेशर बहुत होगा नए अध्यक्ष पर भी। नहीं 2024 तो कांग्रेस जीतेगी, और उस पर जो कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन राधिका जी बात करेगी। पर क्योंकि मैं कांग्रेस को इतनी गहराई से कवर करता हूं, उससे समझता हूं, मैं सुधांशु जी को 2 चीज बता दूं बड़ी विनम्रता से। सुधांशु जी, एक, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में
ये सीडब्ल्यूसी तय नहीं करता प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये चुने हुए एमपी तय करते। तो 31 अक्टूबर को आर.के. धवन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, कोरम के साथ एमपीज ने चूज किया था कि अगले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बनेंगे। उस मीटिंग में राजीव गांधी जी थे ही नहीं, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था, अपनी माँ के साथ। ये बात सर फैक्चुअल है, ये कांग्रेस के रिकॉर्ड्स में है सर, ये इसका मिनट्स है, ये मिनटेड मीटिंग है। कांग्रेस ऐसे वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं चलती सर, मिनटेड मीटिंग है। और मिनट से मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। ये दूसरी बार सर आपने कहा, और इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे, 15 प्रदेशों ने या 13 प्रदेशों ने उनको वोट दिया था और नेहरू जी को वोट नहीं दिया था। सर मैं हाथ जोड़कर आपके सामने कहता हूं, आज मुझे एक्सपोज कीजिए, वो डेट बता दीजिए कब इलेक्शन हुआ। क्यों सर मैं ये बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेशों को ये अधिकार है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री चुने। ये अधिकार जैसे मैंने बताया इलेक्टेड एमपीज को है, और उसके बाद जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट कमेटी है सीडब्ल्यूसी, इनके वोट्स गिन के आते हैं। तो जब ये अधिकार था ही नहीं, प्रदेश ने चुना क्या, डेट क्या थी कि ये इलेक्शन हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को हराया। ये कोई डेट है नहीं, ये एक दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाया गया है। एक झूठ को बार बार रिपीट करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी ये गलती की और आज सुधांशु जी ने। ये कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इलेक्शन होता तो इसका रिकॉर्ड आप बता दीजिए, डेट समय बता दीजिए, कहां हुआ ये इलेक्शन बता दीजिए सर। सुधांशु जी बता दीजिए, जरा समय बता दीजिए, डेट बता दीजिए इनको, फिर मैं राधिका जी आ रही हूँ आपके पास। आप जवाब भाई तहसीन जी, तहसीन जी, भाई तहसीन जी, थोड़ा सा आप गलती कर गए। आप बताता हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गादास की लिखी हुई किताब, जिसमें यह तक वर्णन है कि कृपलानी ने अपना हाथ आगे किया, एक नाम कृपलानी का भी आया, और उन्होंने गांधी की तरफ देखा और अपना चिट आगे करके पटेल की तरफ कहा और यह कहा मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। फिर गांधी जी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल ने कुछ नहीं किया, वो बाहर चले गए, और उसके बाद दोबारा आए और फिर गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, तो ये हो गए। अब दूसरा बताऊं, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना आजाद, जो 1946 में आपके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मान्यवर इतना ही नहीं, दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में यह भी लिखा है कि सितंबर 1947 में पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि आपने सरदार पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों चुना, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन आवर पार्टी। जनाब डेट के साथ अंदर क्या हुआ यह भी लिखा है, गांधी जी को कोट किया, और एक नहीं दर्जनों किताबें हैं। मान्यवर गांधी जी के निजी सचिव से लेके, और वो सुनिए एमपी उस जमाने में थे ही नहीं, आपको याद नहीं है। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे प्रधानमंत्री, मान्यवर 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने थे। जब माउंटबेटन ने कहा था कि अंतरिम सरकार बनानी है, माउंटबेटन से शपथ लेकर ब्रिटिश सरकार के झंडे तले बने थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से यह मांगा गया था कि आप अपना मत दीजिए, जिसका एक नहीं अनेक किताबों में, और आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, अरे ये सब तो नेहरू जी के लेटर्स में कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में लिखा। मेरे अरे भाई ये तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि आपको लगता है ये दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अरे क्या बात करते हैं भाई, मैं किताब कोट करके बता रहा हूं। और इतना नहीं, अब सुनिए पूरी बात अगर आप कहना चाहते हैं। गांधी के निजी सचिव ने लिखा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो कोई समथिंग लाल थे, कि किस प्रकार का मतभेद हो गया था पटेल जी और गांधी जी में, कि सॉरी पटेल जी और नेहरू जी में। तो गांधी जी ने तय किया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो उनको दोनों को बुलाएंगे। अरे क्या क्या नहीं लिखा, एमओ मथाई ने लिखा है जो रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा किताबें, तो मैं कोट करना तहसीन जी देखिए, इतिहास में अगर मुझे रहेंगे तो आज की चर्चा में नहीं कर पाऊंगी। सर आप दोनों ने एक दूसरे पर, सर हो गया तहसीन जी, एक सेकंड मुझे राधिका जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सवाल है, कांग्रेस को लेकर सवाल है। आपने कहा था राधिका जी इस बात का जवाब देंगी। राधिका जी, नए अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन बहुत सारी चुनौती हैं, और इसीलिए बीजेपी ने कहा था कि जो भी चुना जाएगा वो बलि का बकरा होगा। आने वाले 2 चुनाव विधानसभा के 2 स्टेट्स में वो सर पर हैं, 2024 के लिए लड़ाई है, और अपनी ही पार्टी को टूटने से बचाना भी है। प्राची जी, एक लड़का जब 6 साल का था, उन्होंने अपनी माँ खो दी। वो एक गरीब मिल वर्कर के बेटे थे और अपने खानदान में पहले इंसान थे जो कॉलेज गए। 50 साल लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है, और बार बार चुन के आए, और इस देश की जनता, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने उन्हें बार बार चुना। वो राज्यसभा के सांसद बन के नहीं आए थे, चुन चुन के आए थे शुरुआत से। उन्होंने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आज वो कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं फिर बोलूंगी, चुने गए हैं। एक तारीख
जिस पे चुनाव हुए, उनका नामांकन भरा गया। उनका नामांकन भरने के समय उनके साथ लोगों ने अपना वो भरा कि जी हम 7-10 जनों की रिकमेंडेशन जाती है, वो हुआ। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशंस की वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। 3 लोगों ने पर्चे भरे, 2 लोगों को अनुमति मिली, 1 डिस्क्वालीफाई हुए। उसके बाद उन्होंने हर प्रदेश में जाके अपना प्रचार किया, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों को, डेलीगेट्स के सामने ये जाके रखा। दोनों ने, चाहे वो शशि थरूर साहब हो, चाहे हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, दोनों ने अपने विचार देश और जनता के सामने भी रखे, अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी, कि वो किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और मजबूत करेंगे। मुझे अगर सुधांशु जी ये बता दें कि कब उनके यहाँ चुनाव हुआ, फिर बोलूंगी। जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि रबर स्टैंप है, ये इंसान को, इस इंसान को ये रबर स्टैंप बता रहे हैं। आप सबसे बड़ी तकलीफ तो आपको इसी बात की है। आप तो बार बार कह देते हैं मोदी जी के लिए क्या क्या कि वो पहले ये करते थे, गरीब परिवार से आते, ये करते। तो आपको तो समझ आना चाहिए ना कि कितनी मुश्किलों से अगर कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं 6 साल की उम्र से। ठीक राधिका जी, ये सवाल आप शुरुआत से पूछ रही हैं, सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं आया जो चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राधिका जी, जो चुनौतियां हैं आने वाली। लेकिन मैं फिर कहूंगी प्राची जी, 10 सेकेंड मैं फिर कहूंगी सुधांशु जी, मुझे बताइए कहां पे नड्डा साहब ने अपने चुनाव प्रचार किया, कहां पे बताया, उनका विजन कहां है। राजनाथ राधिका जी, इस बात का जवाब सुधांशु जी से मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जिन चुनौतियों का मैं जिक्र कर रही थी, गुजरात और हिमाचल का जिक्र कर रही थी। एक सेकंड राधिका जी, उन चुनौतियों के बारे में भी जिक्र कर लीजिए। नए अध्यक्ष बने हैं अब कांग्रेस के, ये जो आने वाली चुनौतियां हैं, टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कितना रिवाइव करेगी कांग्रेस? क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे? मुझे एक बात बताइए, जो सुबह शाम झूठ बोलते हैं, जो देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता? क्या बार बार देश में जो झूठे वादे करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, वो कभी हारेंगे नहीं? बुराई का कभी अंत नहीं हुआ था? क्या बात कर दी आपने प्राची जी? क्या इस देश के संविधान की सुरक्षा करी नहीं जाएगी? ये बार बार संविधान को रौंदते चले जाएंगे और ये देश जवाब नहीं देगा। ठीक, बार बार ये इनसे अगर पूछेंगे कि डॉलर बार बार महंगा क्यों हो रहा है, जो पार्टी ये आके कहती है कि जी डॉलर रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ऐसे देश चलता है। चलिए, इस पर काउंटर ले लेते हैं। सुधांशु जी, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं बार बार, और अब खड़गे जी इस पार्टी को रिवाइव भी करेंगे और आपको कड़ी चुनौती मिलने वाली है, हिमाचल में भी और गुजरात में भी। उस इंसान की जिसकी आवाज दबाई जा रही है। मुझे काउंटर लेने दीजिए। क्या हमेशा ऐसे ही लोग बिल्किस बानो, प्रधानमंत्री जी इस देश के जाके 15 अगस्त को लाल किले पे कहेंगे महिलाओं का सम्मान करो, और वही होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो और उनकी गुजरात की सरकार हो, मिलके वो बलात्कारियों को 3 साल की ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है राधिका जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कांग्रेस मुद्दों की बात करना चाहते हैं। सुधांशु जी, ये तमाम मुद्दे हैं और चुनौती अब आपको मिलने वाली है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। देखिए, बुराई का अंत हो रहा है, यही पीड़ा है हमारे विरोधियों को और जनता के समर्थन के द्वारा हो रहा है। हाँ, जहां तक इन्होंने बहुत अभी बड़ाई की मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो मैं कहूंगा दर्शकों से जा देखिए पिछले संसद के सत्र में राहुल गांधी एक नहीं कई बार आके मीडिया को संबोधित करते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे खड़े रहते थे, अधीर रंजन चौधरी जी पीछे खड़े रहते थे। क्या थे राहुल गांधी जी? एक सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में। देख लिया था सबने क्या हैसियत है कि 2 नेता प्रतिपक्ष पीछे यूं हाथ करे खड़े हैं और ये भाषण अरे बगल में भी नहीं खड़ा किया था। ठीक है सुधांशु जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगी। सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, माफी के साथ मैं आपको बीच में रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।